आज के इस कार्यक्रम को जो कि मनवर कांसीराम जी के संबंध में है उसको मैं आरंभ करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय थैंक यू। अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति मुझे मिल चुकी है। अब मैं आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। आज का दिन क्यों है, क्यों विशेष है। आज मानवर कांसीराम साहब हमारे साथ भले ही नहीं है, लेकिन जो उनके समाज को जगाने के निर्देश है, समाज को आगे ले जाने के निर्देश है, समाज को राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनके क्या क्या दौर थे। कुछ फिरके कहें यानी हम ग्रुप कहें, फिरके या ग्रुप बनाकर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर समाज को गुमराह करने का काम लंबे समय से इस बहुजन समाज में किया जाता रहा। तो मानवर कांसीराम साहब इन फिरकों को एक कर देश के लिए एक अंधकार में प्रकाश की किरण की तरह आए हुए थे। और जो लोग फिरका परस्त थे, उन लोगों को उन्होंने ये किताब ही बना डाली, जिसे हम चमचा युग कहते हैं। चमचों की औकात बता डाली कि कुछ चमचे छोटे स्तर के होते हैं, कुछ चमचे उनसे और बड़े स्तर के होते हैं, और कुछ चमचे और बड़े होते हैं। ये मानवर कांसीराम साहब का दौर था। उन्होंने चमचों की पहचान कराई कि समाज में चमचे कैसे पैदा हुए। दूसरा उनका ये था कि समाज में निर्माण के दौर से व्यक्ति को एजुकेटेड से इंटेलेक्चुअल क्लास में परिवर्तन कैसे किया जाए, और उस इंटेलेक्चुअल क्लास समाज में वो बातें बताएं जो बातें मानवर कांसीराम साहब ने कहा था। वो बातें कौन सी थी? वो बातें ये थी कि दो तरह की व्यवस्था यहाँ है। एक तरफ व्यवस्था में लोग लाभान्वित हैं, तो दूसरी तरफ व्यवस्था के सताए हुए लोग, शिकार लोग। और सताए हुए लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं, इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। और जो संख्या में कम लोग हैं, इनके पास सभी फैसिलिटीज है। तो मानवर साहब ने इंटेलेक्चुअल क्लास से कहा, ये समाज में जाकर बताइए और उनको एहसास कराइए कि देश की संपत्ति पर पूरे भारत के प्रत्येक निवासी का बराबर का हिस्सा है, चाहे वो राजनीति का हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसमें हमको हिस्सा लेना है। तो उसके लिए मानवर साहब के जो कार्य रहे हैं, वो कार्य निर्माण के दौर आधार पर उन्होंने देश में रखे थे। तो मैं आगे की वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय बोरकर साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें। और मानवर साहब के साथ आपका एक लंबा रिश्ता रहा है, एक लंबा उनका अनुभव आपके साथ है। तो आप हम सब लोगों को क्या दौर था वो मानवर साहब का, कि लोग उनसे कैसे एक मैग्नेट पावर के तौर पर ब्राइटनेस होकर समाज में जाते थे, तो समाज उन पर विश्वास करता था। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जुड़े हुए सभी साथियों को आप लाभान्वित करें। माननीय सम्मानीय बोरकर साहब जी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही। सर आपका मोबाइल ऐसा कर लीजिए थोड़ा, जैसे मेरा आ रहा है आपका थोड़ा मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। मोबाइल कैसे मोबाइल को ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब ठीक ठीक है। अब उल्टा कर, अच्छा अच्छा ऐसा कर लीजिए। हाँ अब बेहतरीन, ठीक है। ओके ओके ठीक है सर। हाँ बेस्ट बेस्ट ठीक है जी। हेलो सर, ठीक है, बोलिए सर। हाँ सर ठीक है, आवाज प्लीज आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आवाज आ रही? जी आ रही है। हाँ, अच्छा। आज राष्ट्रीय बौद्ध
परिषद की ओर से आज जो माननीय कांशीराम जी के 15 दिवस के अवसर पर आज जूम मीटिंग रखी गई है। इस अवसर पर सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ एवं जो कांशीराम जी है जिन्होंने इस बहुजन समाज को राजनीतिक चेतना दिलाई, उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ और सभी जूम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। साथियों, आज जो है मान्यवर कांशीराम जी के जीवन के जो उनके साथ में मैं जो है 1973 से जुड़ा हूँ और 1973 से जो जुड़ने का जो कारण है, खासकर मैं जो बाबा जी मेश्राम, बीवी मेश्राम थे जो के कांशीराम जी उनके घर दूसरी बार आए थे, तो उस अवसर पर क्योंकि अवसर पर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कांशीराम जी मेरे घर आ रहे हैं तो आप उनके साथ में थोड़ा मीटिंग करना है। तो मैं उनके घर चला गया था क्योंकि वो दूसरी बार नागपुर आए थे और वो बीवी मेश्राम के घर, खासकर जिनको हम बाबा जी मेश्राम कहते हैं, उनके घर आए हुए थे। वहाँ पर 10-15 लोग थे, ज़्यादा लोग तो नहीं थे 1973 में। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप जो लोग साथी है, ये बाबा साहब कारण, खासकर उन्होंने जो शिक्षा में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया, इसलिए आप नौकरी में आए हो। तो बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है पैसा, दिमाग और समय देना होगा, तभी बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आप जो है बाबा साहब के देनदार हो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई आपके जो माँ बाप है इतने सक्षम नहीं थे जो है नौकरी कर सकते थे। ये इस बात को उन्होंने कहा और तब मैंने सोचा हाँ भाई, जो कांशीराम जी बात करते भी तो सही है। क्योंकि मेरे पिताजी पॉलिश पेंटर थे और मेरी माताजी मिर्ची बेचती थी, तो इसके कारण मैंने सोचा कि सही बात है कि अगर बाबा साहब के कारण अगर आरक्षण नहीं होता शिक्षा में तो मैं पढ़ नहीं सकता था, आरक्षण नहीं होता तो मैं नौकरी नहीं कर सकता था। क्योंकि उसके पहले मैं जबलपुर में सर्विस करता था और मैं ट्रेड यूनियन में काम करता था, तो मैं ट्रेड यूनियन का जबलपुर का बहुत बड़ा नेता था। तो उसके कारण जो है मुझे, क्योंकि वहाँ पर जो है 1968 में एक दिन की स्ट्राइक हुई थी और उस एक दिन के स्ट्राइक में मैं जेल में गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो सभी समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं जो अपने समाज के लिए तो करना चाहिए। तो उसके कारण फिर मुझे इस बात को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ और उसके कारण मैं जो है वो कांशीराम के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो और जब कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 73 को जो अपनी ओथ ली थी, वो थी कि मास बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड और कैडर बेस्ड संगठन बनाऊंगा। तो मास बेस्ड से मतलब था उस समय में 20 लाख एम्प्लॉयज थे, उसमें से 1 लाख एम्प्लॉयज को तैयार करना। उसमें से ब्रॉड बेस्ड का मतलब ये था कि उस समय में 22 राज्य थे और 5 यूनिट थी, तो उसके आधे हिस्से में हमको बागचक को तैयार करना। और उसमें कैडर बेस का मतलब था कैडर प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना। तो कांशीराम जी ने जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने के लिए, तो उन्होंने पहला कैडर कैंप जो है देवलाली नासिक में रखा था। LSPTC मतलब लेस्ली स्वामी प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग सेंटर, ये एक वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है देवलाली नासिक में, वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। और वो भी 7 दिन का कैंप रखा था 76 में। तो उसमें 30 ही पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट में से रहा। उसके बाद में दूसरा कैडर कैंप उन्होंने 78 में रखा, वो भी वहीं देवलाली नासिक में उसी इसमें रखा, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेंट था।
तो वो देवराली नासिक का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो टाटा का टाटा का ट्रेनिंग सेंटर है। तो कांशीराम जी ने नानी पालकीवाला के माध्यम से वो ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल किया था। तो वो नानी पालकीवाला के कारण वो जो है ट्रेनिंग सेंटर में हम 7 7 दिन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि 78 में बामसेफ का बर्थ बामसेफ बनाया गया दिल्ली में। तो उसमें जो है खासकर मध्य प्रदेश से कोई लोग नहीं आए थे। उसके बाद में 79 में नागपुर में बेजंगा ग्राउंड पे दूसरा अधिवेशन रखा गया था। तो उसमें पातशाह जी ने मुझसे कहा कि भाई बोलकर तू तो मध्य प्रदेश में रहा है, तो इसलिए तू मध्य प्रदेश में थोड़ा घूमकर कुछ मध्य प्रदेश शादियों को तैयार करके लिया। तो इसीलिए फिर मैं आरएमएस में होने के कारण मेरा एक आरएमएस का पुराना साथी एसपी इंगोले, इनको इनको साथ में लेकर हमने 10 दिन का टूर प्रोग्राम बनाया। और आरएमएस के डिब्बे में, खासकर आरएमएस के डिब्बे में हम लोग यहाँ से ध्रुव, रायपुर, बिलासपुर, बाद में कटनी, बाद में जबलपुर, फिर बाद में इटारसी, फिर बाद में भोपाल, फिर इंदौर, इस तरीके से हमने टूर प्रोग्राम किया। और 79 के जो वामसेफ का अधिवेशन नागपुर में हुआ, उसमें 10 साथी मतलब मध्य प्रदेश से आए। तो वो उसी अधिवेशन में तो मुझे घनश्याम जी ने मध्य प्रदेश का वामसेफ का कन्वेनर बना दिया। तो वो उस समय मध्य प्रदेश जो है बहुत बड़ा था। छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ था। छत्तीसगढ़, और जैसे आज छत्तीसगढ़ अलग है, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। तो दोनों को के इसमें मुझे काम करना था। तो इसलिए मैं जो है आरएमएस में मैं काम करता रहा, तो दोनों स्टेट में काम करता रहा। क्योंकि मैं आरएमएस में होने के कारण नागपुर से भुसावल तक मेल चलती थी। और वो भुसावल में जाने के बाद में मुझे 28 घंटे का रेस्ट रहता था। और जो है दूसरी जो ट्रेन आती थी वहां से, खासकर बम्बई से दिल्ली जाने के लिए। तो उस इसमें मैं खासकर हाँ, तो वहाँ पे जो 28 घंटे का रेस्ट रहता था, तो वो मेरी ट्रेन वहाँ 11 बजे पहुँचती थी। उधर बम्बई से आने वाली पंजाब मेल जो है वो 12 बजे जाती थी। तो उस ट्रेन से मैं जो है खंडवा, इटारसी, भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर, ये सब जगह जाकर उधर मीटिंग में मैं क्योंकि 28 घंटे का जो रेस्ट रहता था, उस रेस्ट में मैं उसी समय मतलब 11 बजे मेरी ट्रेन पहुंचती थी, तो 12 बजे मैं दूसरी ट्रेन पकड़कर मैं जाकर उसमें हर तरह मतलब हर हरदा हो, इटारसी हो, भोपाल हो, इस तरह जाकर फिर मैं अपनी ड्यूटी पकड़ता था दूसरे दिन रात में 3 बजे। इस तरीके से मैं ये इस ट्रेन में काम करते वक्त काम किया। दूसरा इधर मेरी जो दूसरी ट्रेन थी, इधर में यहाँ यहाँ से लेकर रायपुर तक, तो वो पैसेंजर ट्रेन थी। तो पैसेंजर ट्रेन में नागपुर से रायपुर तक जाता था। वहाँ पे 24 घंटे का रेस्ट रहता था। तो उस 24 घंटे में मैं जो है तो राजनांदगांव, ध्रुव, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा से कोरबा जाकर उधर सब मीटिंग लेता था। इस तरीके से मैंने उधर काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर लोग जुड़ते गए। तो मैंने खासकर वहां पर जब काम करता रहा, तो मैंने एक अपना नया तरीका अपनाया। मैंने नया तरीका इजाद किया। क्योंकि ये जो मूवमेंट है, जब तक हर गांव में नहीं पहुंचेंगी, तब तक हम ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए रिजल्ट हर गांव में तो हमारे आदमी है ही नहीं, कैसे पहचान पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक तय किया और बताया लोगों को वहाँ मीटिंगों में कि भाई आप लोग हर तहसील में बाजार, जो गांव में बाजार भरते हैं, उसकी लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बनाकर जिस जिस दिन वो जो वहाँ बाजार भरता है, वहाँ पर 3 लोग जाइए। और मतलब 2 रास्ते रहते हैं, 2 रास्ते में 2 लोग वहाँ पर खड़े रहेंगे। और एक आदमी जो है एक पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा, पेड़ के नीचे बैठा रहेगा, वो अपनी बुक अपने एक डायरी लेकर। तो वो जो जो भी मतलब वो वहां से आ रहा है, उनको पूछेंगे भैया आप किस गांव से आ रहे हैं। तो वो जो पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, उसको आप अपना नाम लिखा दीजिए। इस तरीके से वो मतलब 10 20, क्योंकि हर गाँव हर बाजार में 10 20 10 15 गाँव के लोग तो आते ही है। तो 10 15 गाँव के लोग
बाद में रीवा में मतलब हर गांव में आपने तहसील में आकर, तो उस समय में जो पोस्ट कार्ड है 15 नए पैसे का पोस्ट कार्ड था, वो 15 नए पैसे का पोस्ट कार्ड हम वो लिख कर उनको ये कहते थे कि भाई सामाजिक मीटिंग है, तो आप इसी दिन सामाजिक मीटिंग है, आप वहाँ तैयार रहिए। तो इस तरीके से हम हर गांव में पहुंचकर वह सामाजिक पहले मीटिंग लेते थे। उसके बाद में सिर्फ सामाजिक बात कर रहे थे, वहां पर कोई बात की बात नहीं बता थे, क्योंकि समाज में इस तरीके से ये पूरी किया है, इस तरीके से आप साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, तो उसको जो है आप जो है वो कैसे दूर करेंगे। तो ये सब सारी बात बताते थे। उसका परिणाम ये होता था कि वहाँ पर जो लोग थे बड़े पैमाने पर हमारे साथ में जो है तो वो प्रभावित होते थे। तो फिर बाद में आखिरी में हम बोलते थे कि भाई ऐसी एक संगठन है रामसेत नाम का, अगर आपको और ज्यादा बात करना है तो आप क्या करिए कि दोबारा एक दिन की मीटिंग रखिए, तब हम जो है आपको बता देंगे। तो इस तरीके से हर गांव में मीटिंग होती थी और हर गांव में कैडेट कैंप लेते थे। इस तरीके से हम लोगों ने उसमें काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि जिन जिन जगह के ऊपर जिन जिन लोगों ने मतलब इस जो मेरी बात को मानकर ये हर गांव में कैडेट कैंप लिया, तो वहां पे बड़े पैमाने पर हमको रिजल्ट ओरिएंटेड मिला। और उसका परिणाम यह हुआ कि काशीराम जी की जो चाहत थी, तो हम बड़े पैमाने पर। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि काशीराम जी ने ये कहा था कि हमको, क्योंकि जो है 80 के दौर में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोगों को जोड़ रहे हैं, तो वो अभी भी मतलब जो है ये भाग्य और भगवान के चक्कर में है। इसलिए जब हम कोई मीटिंग लेते हैं तो उस मीटिंग में हमने भाग्य और भगवान की बात को नहीं करना चाहिए। ये मैंने पालन किया। लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो बड़े पैमाने पर जब भी कैलेंडर कैंप देते थे, तो पहली बात तो पैदा करेंगे कि भाई वो गणेश जी के सर जो गणेश जी बनता है वो एक हाथी का सर एक इंसान का इसमें पैसा आएगा, इस तरीके से वो लोग बात करते थे। लेकिन मैंने कभी इस बात को नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो OBC के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, ये बड़े पैमाने पर जुटते गए। और इसके कारण वहां पे जो है लोगों में बड़ी चेतना हुई। 1983 में रीवा में एक कार्यक्रम का इंसान जी का था दिसंबर में, और वो कार्यक्रम होने जब था, तो आपको मालूम है कि जब भी कांशीराम जी के कार्यक्रम होते थे तो बड़े पैमाने पर जो बुक सेलर लोग हैं वो बड़े पैमाने पर अपनी किताबें लेके खरीद के आते थे। तो वहां पर ये हुआ कि उस कार्यक्रम में तो सारी की सारी किताब बिक गई और एक भी किताब नहीं बची, जितने भी दुकानदार आए थे। उसका परिणाम यह हुआ कि उसमें बाबा साहब ने जो लिखी हुई किताब थी लीडर्स ऑफ हिंदुज्म, ये उनके हाथ में पड़ गई। जब वहां उनके हाथ में पड़ गई तो उनने सोचा कि भाई अभी हमको जो है ये धर्म परिवर्तन करना चाहिए। तो वो धर्म परिवर्तन करने की बात करने लगे वहां पे आपस में। उसके बाद में उन लोगों ने 1984 में तय कर लिया कि भाई अब हम आने वाले 14 अक्टूबर को हम धर्म परिवर्तन करेंगे। तो वहां पर एक हमारे साथी जो है खासकर मिलिंद वासनिक करते थे, वहां पे रीवा में बैंक में काम करते थे वो और उसके मिसेज। तो मिलिंद वासनिक ने मुझसे फोन किया कि साहब इधर में रीवा में ये लोग जो है ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। तो मुझे बड़ा दिक्कत हुई, तो मैंने फट से जो है वो एक हफ्ते के बाद में वहाँ रीवा चला गया। जब रीवा चला गया तो रीवा जाने के बाद में तो वहां पर बड़ी मीटिंग हुई, क्योंकि मैं भी जब जगह था तो 100-200 लोगों की मीटिंग तो हो जाती थी। जब मैं रीवा पहुंचा तो वहाँ 200 लोगों की मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि साहब अभी आने वाले समय में हम लोग जो है वो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई अभी भी धर्म परिवर्तन मत करो, ये वक्त नहीं है 1985 की 85 में। तो वो नहीं नहीं साहब बोले हम तो करने वाले, हमने तय कर लिया। अरे भाई भाई मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, तो इसके बारे में तो आप बात। हेलो, आवाज आ रही सर? जी सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है? जी नहीं आ रही दिखने है। रहे ना वहाँ पर? अच्छा, हाँ, दिख रहे हैं। दिखने रहे। आ रही, आ रही ना? आ रही है सर, आ रही है। हेलो, आ रही आवाज ना? आ रही ठीक है ठीक सर, है, नहीं कंटिन्यू कर दिखने। रहे हैं। आवाज आ रही है सर। हाँ आवाज आ रही है, जी, कंटिन्यू कर। आवाज आ रही ठीक है। आ रही है, आ रही है। हाँ, अच्छा चल बोलते बोलो ना फिर। आ रही जी ना? जी। ठीक ठीक ठीक। जी ठीक है, आ मैं रही है। क्योंकि इधर दिखने रहा, इसलिए
इसलिए मैंने आपसे वहां पर मैंने मीटिंग में बोला कि मैं क्यों नहीं बात बोल रहा हूँ आपको, भाई आप धर पकड़ मत करो, ये क्यों नहीं, ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो मुझ, मैं बोला आप नहीं पूछते तो मैं बताता हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं 1983 में उज्जैन गया हुआ था। तो उज्जैन में वहाँ एक बुद्ध विहार बन रहा था, वहाँ पर मीटिंग मैंने लिया। तो वहाँ पर जो मीटिंग में आए हुए लोग थे, उनमें से वहाँ बलाई लोग सबसे ज्यादा थे। तो बलाई मतलब जो है अपने आप को जो है वो हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है। वीडियो आ आपने रही? ऑन कर लिया, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। वीडियो क्या करिए? वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो बंद हो गया आपका। हाँ वीडियो कैसे करते थे? एक मिनट, वीडियो पर टच कर दीजिए, हो जाएगा। वीडियो आ नहीं रहा ना? हाँ, हाँ आ अब गया आ आ रहा, गया। आ गया, अब आ गया आ क्या? गया, आ ठीक गया। ठीक जी, कंटिन्यू ठीक करें। ठीक जी क्योंकि मैं पहली बार ऐसे जूम मीटिंग में बात कर रहा हूँ, इसलिए सब सारी जी दिक्कतें आ जी, रही नई है। तकनीक हाँ है साहब इसलिए। जी जी। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप पूछिए मुझसे। तो वो फिर पूछते, बोला अगर ठीक है, अगर आप नहीं पूछते तो मैं ही आपको बताता हूँ। तो मैं 1983 में जो है उज्जैन में गया हुआ था। तो उज्जैन में जो है मीटिंग हुई, वो बुधवार के अंदर में। तो वहाँ पर जो वहाँ बलाई समाज के लोग थे, वो अधिकतर लोग थे, और बाकी और लोग थे। तो बलाई समाज के लोगों ने रोते रोते कहा कि साहब हमको जो है 1956 में बाबा साहब के दीक्षा ली थी, तब हम नागपुर गए हुए थे 50-60 लोग। तो उसके बाद में हम हर साल वहाँ नागपुर जाते थे, और वहाँ पर दीक्षा भूमि के ऊपर जो खोबरागढ़ थे, गायकवाड़ थे और दवाई थे, इन सबको कहते थे कि भाई कि कम से कम एक बार हमारे उज्जैन से चलो, और हम और आगे आगे बात बढ़ाओ। तो लेकिन वो कभी नहीं आए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उम्र बढ़ते गई, हमारे बच्चों की शादी करने का मौका आया, बच्चियों का, लड़कों का। तो वो भलाई समाज के लोग जो है वो बोल रहे थे कि पहले आप तो बुद्ध बन गए, हम आपको लड़की नहीं देंगे, पहले आपको जात में आना पड़ेगा, जात का मतलब जो नियम है उसको पालना पड़ेगा। तब वो जो है तो उनको फिर वो बकरा वकरा खिलाकर वो समाज में गए, फिर भलाई बने, तब कई उनके बच्चों की शादी हुई। तो मैंने कहा कि ऐसा ही अगर आप लोग यहाँ युवा में धर्म परिवर्तन करेंगे तो ऐसा ही हाल आपका भी हो जाएगा, ये बात नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग, तो उनने कहा कि नहीं नहीं साल, तो हमको अभी हर साल जो है धर्म की शिक्षा लेंगे, और आने वाले 14 अक्टूबर 1985 को फिर वहां पर जो है वो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो गया। तो उस धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में तो आप ताजुब करेंगे कि वहां पर जो है एक खासकर एक गांव है सतना जिले में, अम्बेर गांव पड़ता है, जिला सतना। तो वहां पर वो कार्यक्रम हुआ। तो उस कार्यक्रम में जो है खासकर वहां पे जो लोग हैं, बड़े पैमाने पर लोगों ने, 51 परिवार ने धर्म दीक्षा ली उस अम्बेर गांव में। 14 अक्टूबर 1985 को 51 परिवार ने जो धर्म दीक्षा ली, और उस धर्म दीक्षा में 35 परिवार जो है वो कुर्मी थे, मतलब कुर्मी थे। और 14 परिवार जो थे कुशवाहा, मल्लाह, चमार, ऐसे 14 परिवार थे। उसमें से एक परिवार जो है वाल्मीकि था, और एक परिवार ब्राह्मण था। ऐसे 51 परिवार ने वहाँ दीक्षा ली। तो इस तरीके से दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ पे हुआ। और दीक्षा का कार्यक्रम होने के बाद में तो वहाँ पर जो है एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जो है वो खासकर उनका नाम जो है वो राम खिलावन वर्मा। बाद में उनका बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में उनका नाम विक्रम विनीत बौद्ध, विनीत विक्रम बौद्ध, उनका नाम विनीत विक्रम बौद्ध हुआ। जो फिर उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो रीवा के अंदर में बड़े पैमाने पर जो है जो खासकर जो ये जो है जो रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के ऊपर बड़े पैमाने पर वहां पर तो चौपाइया के ऊपर वहां पर जो है रात रात भर वहां पे डिबेट होती थी ब्राह्मणों के बीच में, कुर्मियों के बीच में। तो रामचरितमानस के तौर के तरीके के ऊपर तो जो विनीत विक्रम बोध थे, उन्होंने
जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का जो है वो ये किया, उसको पद्य में एक किताब लिखी जिसका नाम है बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। ये बहुत बड़ी किताब है। ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय ये किताब लिखी और वो पद्य में लिखी। और पद्य में लिखने उसके पहले पद्य में जो है वो आपको मालूम होगा कि अश्वघोष उन्होंने पहली बार जो है ये पद्य में लिखी थी। उसके बाद दूसरी बार जो है जो है बुद्ध चरित्र चंद्रोदय जो है विनीत विक्रम बौद्ध इन्होंने लिखी, क्योंकि रीवा के अंदर में रामचरितमानस के धरती के ऊपर उनको लोगों के अंदर में ये पद्य के ऊपर देना था। इस तरीके से उन्होंने वहां पर ये काम किया और इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद में इसका बड़े पैमाने पर वहां पे लोगों में जो है ये काम चलता रहा। तो मैं मध्य प्रदेश में जब काम करता रहा तो मैंने मध्य प्रदेश में 11 एमएलए 4 सांसद जिताया, और वो भी ऐसे वैसे सांसद नहीं। तो 1991 में जो है रीवा से जो है हमने पहला सांसद जिताया भीम सिंह पटेल। भीम सिंह पटेल जो है जिसको मैंने कामसेप का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाया था, वो सांसद बना 1991 में। तो वो 1991 में जो सांसद बना तो वो छोटे मोटे आदमी को नहीं हराया उसने। श्रीनिवास तिवारी करके जो वहाँ के बहुत बड़े मतलब जो है मतलब सफेद शेर कहते थे, ऐसे आदमी को उसने हराया। तो उसके बाद में ये 1991 में हुआ। दूसरा जो है 96 में जो है दूसरा फिर जो है रीवा से सांसद जीता, वो है जो बुद्धसेन पटेल रीवा से 96 में बना जीता। और 96 में ही सतना से भी सांसद जीता। वो जो है हमारा सतना से जो शुक्ला कुशवाहा जो किसान का बेटा है वो जीता। वो किसान का बेटे ने कोई ऑर्डिनरी आदमी को हराया नहीं, दो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों चीफ मिनिस्टर को हराया। और ये चीफ मिनिस्टर जो हारे तो वो जो है एक छोटे मोटे आदमी नहीं थे, तो कांग्रेस से जो है वो क्या नाम उसका मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तो कांग्रेस के तो पहले वो इसको श्रीनिवास तिवारी। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं तिवारी नहीं, वो तो श्रीनिवास तिवारी तो पहले मतलब वो रीवा से उनको हराया था, बुद्ध से इसने हराया था अपने भीम सिंह पटेल ने। लेकिन 1961 में 1996 में जो है वो सतना से जो लोकसभा के चुनाव में जीते थे, जो सुखलाल कुशवाहा जो जिन्होंने जो चीफ मिनिस्टर को हराया, तो कांग्रेस के थे अर्जुन सिंह, कांग्रेस के अर्जुन सिंह और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इस तरीके से दो चीफ मिनिस्टर हराया। तो जब मैं पहली बार जो 91 में जो हमारे रीवा के सांसद भीम पटेल ने जो हराया, तो उसके बाद में मैं एक हफ्ते, क्योंकि वो सारे आप ताजुब करेंगे कि रीवा जो है रीवा में 4.25 लाख वोटर जो है ये ग्रामीण है, अकेले 4.25 लाख वोटर ग्रामीण है। तो मैंने सोचा कि भाई 4.25 लाख वोटर ग्रामीण है तो ये जो है इनको बहुत बड़े पैमाने पर पाएंगे। इसलिए मैं एक हफ्ते के बाद में मैं रीवा चला गया। जब रीवा गया, रीवा जाने के लिए, क्योंकि उस समय में सतना तक ट्रेन थी और रीवा तक जो है तो बस से जाना पड़ता था। तो मैं जो है वो सतना तक गया। सतना में मेरा वहाँ से वहाँ तैयार तैयार हो गया और बाद में बस में जाने के लिए मैं जो है बस स्टैंड जाने के लिए पैदल निकला। तो पैदल निकला तो बीच में एक अखबार वाला मिल गया, तो उससे अखबार खरीद लिया। देशबंधु उस अखबार का नाम था, आज भी है, आज भी निकलता है वो अखबार देशबंधु। तो उस देशबंधु अखबार के अंदर में तो जब मैं बस में बैठा और वो उसको पढ़ने लगा, तो वहां पर एक ब्रैकेट में एक न्यूज आई फ्रंट पेज पे, एक बॉक्स होता है, बॉक्स में एक न्यूज थी, अजीबो गरीब सांसद जीता। अरे मैं बोला ये कैसी बात है, अजीबो गरीब सांसद जीता। तो मैं उसको फिर से पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो वहां पे रीवा की न्यूज थी। अरे मैं बोला ये तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वही की न्यूज है। तो उसने लिखा था उस अखबार ने कि
जो रीवा में जो सांसद जीता दीप सिंह पटेल, उसका एक भी बैनर और एक भी पोस्टर जो है वो किसी भी देहात में नहीं लगा हुआ था। तो ये कैसा जीत गया? तो ये जीता इसलिए कि हर देहात में हमने कैडर कैंप आरम्भ किए थे और कैडर कैंप के माध्यम से हमने लोगों को तैयार किया था, इसलिए वो रीवा का सांसद जीता एक बार। दूसरी बार फिर मतलब जो है 96 में 96 में फिर मतलब रीवा से बुद्ध सेन पटेल जीता। फिर 96 में भी मतलब जो है वो सतना से सुखलाल कुशवाहा जीता और उसने अर्जुन सिंह को और वीरेंद्र सिंह सकलेचा इन दोनों को हराया। तो इस तरीके से हमने वहां पर ये काम किया। उसका एक नतीजा ये हुआ कि वहां पर भी बाद में 2009 में फिर हमने जो है वहाँ रीवा से फिर से मतलब जो है हमारे देवराज पटेल सिंह फिर जीते। इस तरीके से चार चार बार हमने वहां पर जिताया। तो मतलब 11 एमएलए और 4 सांसद जिताने में मेरा 90% हिस्सा है। इस तरीके से ये हमने ये काम किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो है घनश्याम जी की मूवमेंट बड़े पैमाने पर चलते रही। तो घनश्याम जी ने जो है वो बड़े पैमाने पर जो है आपको मालूम होगा कि उन्होंने साइकिल मार्च निकाला। भाई ये साइकिल मार्च क्यों निकाला इसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि मैं साइकिल मार्च में पूरे समय रहा। तो खासकर मैं जो साइकिल मार्च के लिए जो अ, बात आगे बढ़ी, उसका साइकिल मार्च क्यों निकाला, इसकी शुरुआत क्यों की, क्योंकि 6 दिसंबर 1982 को दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में रामलीला मैदान का कार्यक्रम था। और उस रामलीला मैदान में उन्होंने तय दिल्ली को सेंट्रल मानकर कॉन्सेंट्रेट मानकर तो उन्होंने दिल्ली के 200 किलोमीटर के रेंज में से सारे जो लोग हैं कम से कम 5,000 साइकिलें और 50,000 लोग उस कार्यक्रम में आना चाहिए, ऐसा लोगों को कहा। और खासकर सारे जो 200 किलोमीटर के रेंज में जो जो भी गांव आते थे, जो भी शहर आते थे, उन सबसे उन्होंने कहा था कि भाई सब सब लोग जो है आप लोग जो है वो साइकिल पे आइए। तो लेकिन हुआ ये कि उस कार्यक्रम में 50,000 लोग तो आ गए थे, लेकिन वहां पर 5,000 साइकिलें थी वो नहीं आ पाई थी। तो उसका परिणाम ये हुआ और सिर्फ वहां पे 200 साइकिलें आई थी। तो कांशीराम जी का आप मालूम होगा कि कांशीराम जी जब भी कार्यक्रम करते थे तो उसके कार्यक्रम के बाद में जो है वो समीक्षा वैसी ग्राउंड के ऊपर करते थे। तो वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में तो वो साइकिल जो लोग थे साइकिल वाले उनके पास में आ गए। मैं भी उस कार्यक्रम में था, मैं भी वहाँ चला गया। तो वहाँ जो है अम्बाला से अमन कुमार नागरा बाद में जो सांसद बना, तो वो अकेला साइकिल लेके आया झंडा लगा के। तो कांशीराम ने उससे उससे बोला क्यों अमन, तेरे को शर्म नहीं आई तेरे को, तो अकेला झंडा लेके आ गया साइकिल लेके। वो चुपचाप रहा। तो फिर उन्होंने पूछा कि साहब, फिर अमन कुमार नागरा ने कहा कि साहब मेरे साथ लोग तो आए थे, लेकिन वो लोग बीच में आए 20-25 किलोमीटर और बाद में वापस चले गए और कहने लगे कि 200 किलोमीटर साइकिल चलाना कोई आसान काम है क्या। तो इस तरीके से साहब ने उससे कहा। तो साहब कहने लगा अच्छा, मैंने पूरी सलाह दी, पूरी सलाह देने के कारण जो है मेरी बात नहीं मानी, मुझे अभी गीली सलाह देना पड़ेगा। और गीली सलाह देने के लिए मुझे खुद को जो है वो साइकिल चलाना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने तैयार किया और उन्होंने 15 मार्च 1983 को खुद 50 साल की उम्र होने वाली थी उस समय उन्होंने राजघाट से साइकिल मार्च स्टार्ट किया। तो नागपुर से मुझे लोगों ने कहा, नागपुर के पर वॉइस चली गई आपकी। जो वामसे पीरियड थे उन्होंने कहा कि भाई साइकिल मार्च कैसा होता है वो जाकर देखिए। तो मैं भी 15 मार्च को जब मैं नागपुर से वीडियो था। आदरणीय साहब का नेट वीक है, नेट वीक के कारण
वो हमसे सही तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनका 1 मिनट और इंतजार करते हैं। सर आपने माइक अनम्यूट करिए। माइक अनम्यूट करिए सर। सर माइक अनम्यूट कर रहे हैं आप। हाँ क्या अनम्यूट कर लिए? ठीक जी है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, 10 मिनट तक आवाज आ रही है ना? 10 मिनट में पूरा हाँ कर। हाँ 10 मिनट में करता हूँ, 10 मिनट करता हूँ। ओके। ठीक है। तो उस तरीके से जो है, तो मैं उस साइकिल मार्ट में फिर मैं वहाँ पहुंचा। तो उसके बाद में साइकिल मार्ट निकल चुका था। तो वहाँ पे मुझे बीवी मेश्राम मिले। तो बीवी मेश्राम ने कहा कि भाई ये साइकिल मार्ट तो अभी स्टार्ट हो चुका है राजघाट से, तो अभी ये साइकिल मार्ट जो है ये फरीदाबाद जाएगा, तो आप फरीदाबाद पहुंच जाइए। तो उन्होंने मुझे फरीदाबाद का एड्रेस दिया, और वहाँ पर जो है वो एड्रेस के तहत मैं वहाँ जो है फरीदाबाद जो है राम जी लाल जाटव इनके घर में पहुंचा। और वहां से फिर मैं जो है वो दूसरे दिन से 16 तारीख से मैं साइकिल मार्च में स्टार्ट हुआ। मेरी छुट्टी 22 तारीख को खत्म हुई। जब 22 तारीख की छुट्टी खत्म हुई तो मैं कांश्याम जी से कहा कि साहब मेरी छुट्टी खत्म हुई, मैं तो वापस जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई सारे लोग वापस जा रहे, तू भी जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा कौन यहाँ पर? हाँ। तो मैं बोला साहब मेरा क्या काम बोलते वहाँ पर अपने नीमच में है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तेरा कैडेट कैंप नीमच में 1 हफ्ते बाद है, प्रायोरिटी किस बात की है आज? तेरे को पढ़ाया था ना प्रायोरिटी पर क्या होता करके। तो आज प्रायोरिटी ये है कि इस साइकिल मार्च के साथ में चलने का। तो तू तो बोल रहा कि मैं 1 हफ्ते बाद उधर मेरा कैडेट कैंप है वहां जाऊंगा। तो मैं फिर उनके साथ में मैं बोला साहब मेरी छुट्टी खत्म हुई। तो उन्होंने कहा कि वो जो दिल्ली में बीबी मिश्राम है, बाबा जी मिश्राम है, मैं उनको कर देता हूँ, क्योंकि वो भी तेरे डिपार्टमेंट में थे, तो वो तेरी छुट्टी का अरेंजमेंट कर लेंगे। इस तरीके से मैं वहाँ से तो वो उन साथ में फिर जो है वो, क्योंकि अलीगढ़ में जब मेरे छुट्टी खत्म हुई तो फिर बाद में मैं पूरा साइकिल मार्च चलते रहा। और ये साइकिल मार्च जो है नांगल में पहुंचा, खासकर जो है वो नांगल में 21 तारीख को पहुंचा। वहां पर साइकिल मार्च के अंदर में तो एक सिख लड़के ने जो हमारे मार्च में अपने स्कूटर घुसा दिया। उसके कारण क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर वहां पर जो है वो उसी के लड़का था, उसको पकड़ा और मारा पीटा। तो मारा मारा मारने पीटने के बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग एक जो उसकी पगड़ी गिर गई थी, वो पगड़ी को हमारे पीछे की जो गाड़ी थी उसने डाल दिया। उसके कारण वहाँ वो पगड़ी के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और झगड़े के कारण वहाँ पे 3 दिन तक हमारा साइकिल में रुका। तो वहाँ पे तो इस तरीके से हुआ कि वो पुलिस थाने के सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि पीछे से एक जो व्यक्ति था, तो उसने कांशीराम जी के ऊपर बहुत बड़ा डंडा चढ़ाया, मतलब अपने इसका बांस का डंडा मारा। तो लेकिन उसी बीच में मैं एक बगल में खड़ा था, दूसरी तरफ जो है ये हमारे दिल्ली के जो है ये हमारे जो साथी है जो बैंक आप करते थे, क्या नाम उनका, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मैं बता दूंगा नाम आगे। 7 टाके पड़े, वो वहाँ एडमिट हुए, और बाद में जो है वो इस तरीके से चलते रहा। तो इस तरीके से जो है ये साइकिल मार्च के इसमें उसमें 2008 में बड़े पैमाने पर गरैया फुल सिंह गरैया जो है वो काम करते रहा मध्य प्रदेश में, और उसने मध्य प्रदेश तैयार किया। लेकिन 2008 में ही जो फुल सिंह गरैया को जब 2008 का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में उन्होंने खासकर बहन जी ने मायावती ने उसको निकाल दिया। उसके कारण हम वहाँ सीटें नहीं जीत पाए। उसके बाद में जो है IS मौर्य करके है जो प्रदेश बना बनाया गया। तो उसने 2013 के इलेक्शन के लिए जो है बड़े पैमाने पर तैयार की, और बड़े पैमाने पर तैयार करने के कारण जो है वो वहाँ पर जीतने की हम 25-30 सीट जीतने की तैयारी में थे। लेकिन और उसने इस तरीके से तैयार किया था कि हम किसी भी हालत में 25-25-30 सीट जीतेंगे। लेकिन हुआ यूं
कि जो हमारे प्रभारी थे, क्योंकि उस समय तक ये तय हुआ था, प्रभारियों ने बताया था कि भाई किसी भी हालत में टिकट जो है वो जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उन्हीं को मिलेगी। लेकिन वहां पर जब दिल्ली में जब मीटिंग हुई, उन प्रभारियों, दोनों प्रभारी, दो मेरे तो प्रभारी थे मीटिंग हमारे शुरू यहाँ हो गई बेटा, हाँ, पर, दो प्रभारी थे। और वो उसमें जो है आप बता दो। 22 22 अक्टूबर को जो वहाँ पे दिल्ली में टिकट फाइनल हुई, तो उसमें 5 लोगों की टिकट फाइनल हुई। वहाँ पर दिल्ली में पाल नाम के एक तो सदस्य कार्यकर्ता थे, जो राजा राम के मतलब साथ में प्रभारी के साथ में आए थे। तो उनने एक हमारे एक साथी जो है मनीष पटेल करके हमारे साथी थे, तो वो मैयर के थे, सतनाथ के। उसको उन्होंने फोन लगाया। उसको फोन लगाने के कारण तो वो बेचारा दिल्ली आ गया। उसको लगा कि मेरी टिकट पक्की होगी। तो वो टिकट पक्की होने के कारण तो फिर पाल पाल को उन्होंने पूछा, जब हाँ मैं दिल्ली आ गया हूँ प्लेन से, तो आप बताइए कहाँ पे आओ। तो उन्होंने बोला कि आप एक होटल में ठहर जाइए, बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने फिर जो है तो पाल से मिले, और पाल से मिलने के बाद में बातचीत की। तो वो पाल ने ये बताया कि भाई देखो, ये 5 लोगों की टिकट फाइनल हो चुकी है, और ये 5 लोग जो है ये 50-50 लाख रुपए दे चुके हैं। अगर आपको टिकट चाहिए तो 35 लाख रुपए में आपकी टिकट फाइनल हो सकती है। तो वो सोचा, क्योंकि उसके जो आजाद थे वो कांग्रेस में पहले एमएलए रह चुके थे। उसने सोचा कि मैं ठीक है बाद में बताता हूँ आपको, मैं बाद में आपको बताता हूँ। उसके बाद में थोड़े चला गया होटल में। बाद में फिर से उसने फोन लगाया, और फिर बाद में जो हमारा जो प्रदेश थे आईएस मौर्य, उसको फोन लगाया, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। 2-3 बार फोन लगाया, उठाया नहीं। उसने मैसेज दिया कि भाई आप जो है मेरा फोन एक बार तो उठा लीजिए। तो उसने उसको सोचा कि भाई ये तो सपना में है, मैं तो दिल्ली में हूँ, कोई बात नहीं। उसने फोन उठा लिया। फोन उठाए बराबर उसने बोला कि साहब आप मुझे फोन मत काटिए, जो है मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपको बोल रहे थे कि टिकट नहीं बिकेंगी, मैं तो 35 लाख में टिकट खरीदने के लिए आया हूँ। तो उसने बड़े पैमाने पर गाली दिया उसको। वो क्या बात करता। तो उसको लगा कि भाई ये तो दिल्ली के बाहर सतना में, इसलिए। लेकिन बोले सर मैं दिल्ली में आया हूँ और मैं टिकट खरीदने के लिए आया हूँ। तो आप मेरी बात, आप कहाँ ठहरे हुए ये बताइए मुझे, मैं आपको आके सब सारी बात बताता हूँ। फिर उन्होंने उस होटल का नाम बताया। वो चले गए वहां पर उनके पास में, और उसने रिकॉर्ड किया हुआ था कि 50-50 लाख में 5 टिकट बिकी है। तो ये सब सारी बातें जो उन्होंने बताई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बोले तुम, वो जो राजा राम है साहब है, उनके सामने बोलेंगे आप? तो उन्होंने बोला हाँ मैं क्यों नहीं बोलूंगा, चलो मैं चलूंगा। फिर वो राजा राम साहब के पास में गए, और उनने फिर जो है वो पाल को बुलाया, और पाल के सामने ये सारी बातें हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय में फिर जो है वो आईएस मौर्य जो है वो बेचारा भोपाल आ गया। खासकर बड़े पैमाने पर उसको जो है गुड़गांव में विधानसभा में भर्ती होना पड़ेगा, तो वो विधानसभा में चला गया, और 15 दिन वो है वहीं पे रहा। उसके कारण क्या हुआ कि उस समय जो इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के दौर में तो वो कुछ मतलब वो आया नहीं। तो उसमें जो है खासकर इलेक्शन में फिर इन लोगों ने बताया कि लोगों ने पूछने लगा कि भाई हमारा अध्यक्ष कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उसके कोई रिश्तेदार है, वो मतलब बीमार पड़ गए, उसमें वो बिजी है, तो इसलिए वो जो है वो चला चला गया। मतलब ऐसा बोल के उन लोगों ने उसको लोगों को मिसगाइड किया। लेकिन वो 15 दिन ये हुआ। उसके बाद में 11 दिसंबर को रिजल्ट आ गया। तो जो 25 सीट जीतने वाले थे तो वहाँ 2 ही सीटें जीते। तब हम लोग, कुछ लोग जो है हम सब के, जो इंदौर से नागेश थे, मैं था, अहंकारे थे, ऐसे 10-12 लोग हम वो मौर्य के यहाँ चले गए। खासकर 30 तारीख उसको 13 दिसंबर को हम जो है वो मौर्य का चले, 30 तारीख को गए। 30 दिसंबर को मौर्य से मिलने गए। तो वहां पर उन्होंने बोला कि साहब, हमने पूछा कि भाई आपके बाद दिन हाँकते थे कि 25-30 सीट आएंगी, लेकिन 2 सीट आ रही, क्या कारण है? तो उसने फिर जो अपना शर्ट बाहर ऊपर उठाया, और शर्ट ऊपर उठाकर उन्होंने बताया कि देखो ये मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उन्होंने बताया कि मैं ये सारी जो घटना है जो मैंने ऊपर बताया, ये सारी घटना हमने बताया। तो तब तक हमें कुछ भी पता नहीं था, ये सारी घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। जब हम उनके घर गए 30 तारीख को, तो फिर हमने बोला कि भाई इसका इलाज क्या है? हो सकता है शायद ये प्रभारी लोगों ने मतलब जो है वो पैसे खा गए होंगे।
जो मायावती को मालूम नहीं होगा। तो उस समय तक वो पदाध्यक्ष थे। तो मैं बोला आप लीड करो, हम जो है आप साथ में आएंगे। मुझे तो 500 लोगों के बीच में जानती है, मायावती घनश्याम के साथ में रहा था। तो उन्होंने उसी दिन फैक्स भेजा मायावती को। लेकिन वो दिल्ली के अंदर में जो है वर्मा जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो फैक्स जैसे कहा था, क्योंकि उसके पहले 13 तारीख को वहाँ समीक्षा मीटिंग हो चुकी थी, और ये 30 तारीख को फिर इन्होंने फैक्स भेजा कि हम आना चाहते हैं। तो उनने राजा राम को जो है वो फैक्स बता दिया। तो राजा राम फिर से जो है वो 13 तारीख को, 13 जनवरी को फिर वो भोपाल आए। और भोपाल आए क्योंकि मैं महासचिव था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, बाकी लोगों को बुलाया। और बाकी लोगों को बुलाने के बाद में वो 13 जनवरी को जो है वहाँ पे मीटिंग लेकर, और उसके बाद में वो IS मौर्य को उसी दिन जो है वो जो अध्यक्ष पद से निकाल दिया गया। इस तरीके से वो निकल गए। उसके बारे में हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाया मैंने उसमें। उसके बाद में उन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो ये तो रही बात उनकी। लेकिन आज हम जो है बुद्ध धम्म राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी बात में बुद्ध धम्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि बुद्ध धम्म का जो पतन जो हुआ है उसका कारण क्या है? तो जबकि पूरी दुनिया में बुद्ध धम्म फैल गया था, लेकिन जो है वो भारत से नष्ट हो रहा था। तो उसका कारण जो मैंने जाना, खासकर राजा, सरदार, सेनापति, ये सारे लोग जो थे, इनके माध्यम से बुद्ध धर्म आगे बढ़ रहा था। और बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म जब आगे बढ़ रहा था, तो उसके नष्ट करने के लिए तो उनको जो है चरित्रहीन बनाया गया। और चरित्रहीन बनाने के कारण फिर ये सब बातें लोगों में फैलाई गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जो है ये बुद्ध धर्म का पतन हुआ। और भंते लोग थे, उनको भी चरित्रहीन बनाया गया। और चरित्रहीन बनाने के कारण वो भंते के बारे में और राजा के बारे में जो है वहाँ के लोगों को ये बात बताते रहे। और उसका कारण ये हुआ कि इस देश से जो है भारत से जो है ये बौद्ध धर्म की पतन हुआ। लेकिन जब तक हम सही लोग, जो चरित्रवान लोग और जो शीलवान लोग इस धर्म को बड़े पैमाने पर आगे नहीं बढ़ाते, तब तक जो है इस तरीके से ये बात जो है धम्म की बात आगे नहीं बढ़ती। और इसीलिए जो लोग धम्म में काम करते हैं उनको चरित्रवान और शीलवान होना जरूरी है। अगर चरित्रवान और शीलवान नहीं होंगे तो ये धम्म का पतन होगा। इसीलिए जो भी लोग धम्म में, मैंने तो देखा है खासकर भंते लोग भी आज जो है पंचशील का पालन नहीं करते। ऐसे ही भंते देखा है, मैंने तो कई भंतों को देखा है कि जो भंते पंचशील का पालन नहीं करते। जब भंते पंचशील का पालन नहीं करते तो जो उपासक कैसे कर पाएगा? जब भंते जो है पंचशील का पालन नहीं करेंगे तो उपासक कैसे कर पाएगा? तो इसीलिए अगर हमको जो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है या बुद्ध धर्म के ऊपर में हमें कुछ करना है, तो हमको खुद को शीलवान होना पड़ेगा। जो लोग इसमें काम करते हैं उसको शीलवान होना पड़ेगा, चरित्रवान होना पड़ेगा। और जब तक शीलवान और चरित्रवान इस देश के अंदर में संगठन कोई भी संगठन के अंदर में नहीं आएंगे, तब तक ये संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे वो राजनीति में हो, राजनीति में शीलवान, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो है वो मेरी डिग्री से लोग नहीं घबराते, मेरी जो डिग्रियां है उससे लोग नहीं घबराते, जो है मैं चरित्रवान और शीलवान होने के कारण लोग घबराते। ये बाबा साहब ने लिखा भी है और कहा भी है। तो इसीलिए जो है बाबा साहब जो है अपनी सीधी मतलब बड़ी तरीके से हर एक के सामने बात करते थे। लेकिन जब तक मूवमेंट चलाना है और खासकर बुद्ध धर्म की मूवमेंट चलाना है, तो उसके लिए हमको हर एक जो कार्यकर्ता है तो उसको जो है वो शीलवान और चरित्रवान होना चाहिए। जब तक शीलवान और चरित्रवान नहीं होंगे तब तक जो है मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत हम जो है ये कार्यक्रम दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो शीलवान और चरित्रवान होना जरूरी है। अगर शीलवान और चरित्रवान नहीं होंगे तो ये मूवमेंट को जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ा लेंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी, इसका पतन होगा। क्योंकि मैं तो बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, तो मुझे तो कई बार, क्योंकि जो धूम मिट्टी में कई बार बुलाते हैं और लेकिन जो है वो बाद में नहीं बुलाते, क्योंकि मैं जो बात
बोलना है तो सच बात बोल देता हूँ। इसके पहले मुझे वो प्रोडक्टिव सोसाइटी प्रोग्राम जो है वो PR आम्बेडकर चलाता है नासिक से, उसने मुझे बुलाया था, मैंने उसको इस तरीके से। और मेरा ये मानना है कि जूम मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, जूम मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। हमको प्रैक्टिकल गांव-गांव में जाकर जो है वो इसको फैलाना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल जाकर गांव-गांव में नहीं फैलाएंगे तब तक बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ जो है जूम मीटिंग में क्या है 20-25-50 लोग आएंगे सुनेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल काम करना है, अगर आपको बढ़ाना है धम्म को, तो आपको गाँव-गाँव में जिस तरीके से मैंने बताया कि हर देहात में जाओ, वहाँ पे मतलब 2 आदमी खड़ा करो और 1 आदमी वहाँ पर उसकी लिस्ट बनाओ और उसको मतलब आजकल तो मतलब उस समय तो पोस्ट कार्ड मोबाइल जमाना नहीं था, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। किसी न किसी हर गांव में तो एक ना एक 2 मोबाइल मिल ही जाएंगे। तो अगर मोबाइल को माध्यम से अगर लेकर अगर मीटिंग करेंगे और वहाँ पे बात आगे बढ़ाएंगे तभी बात बढ़ सकती, अन्यथा ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। इतने ही बोलता हुए मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय और जय काशी।